Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into very important topic and that is we all are struggling from a very common point and that is प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम पड़े हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप पड़े हुए या फिर आप ये सोच रहे हो कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, रात के 3 बजे से कर लेंगे, सुबह से कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे, अगले साल से कर लेंगे, न्यू ईयर से कर लेंगे, बहुत सारी चीजें अगर आप जो है अवॉइड करते जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। सो माय फ्रेंड, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। इवन आई डिड आल्सो प्रोक्रेस्टिनेट सम टाइम अगो, बट अभी जो है मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। सो लेट्स एक्सप्लोर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज दैट वर्क्स ऑन procrastinate and get things done. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत सारे कारणों से हो सकता है लेकिन उसमें जो सबसे मेन कारण है वो है आपका फियर। हम लोग मोस्टली टाइम पे फियर के कारण, चाहे वो फियर सक्सेस का हो चाहे वो फियर फेलियर का हो, हम डर के कारण, फियर के कारण बैठे रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। लेकिन स्टडीज के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा फियर फेस किया जाता है लोगों के द्वारा वो है फेलियर का फियर, यानी कि लोग फेल होने से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए कभी स्टार्ट ही नहीं करते। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फियर ऑफ परफेक्शनिज्म का, यानी कि लोग परफेक्ट काम करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो यही है और मोस्ट प्रॉब्ली आप भी इनमें से कोई एक रीजन लेकर के प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इतने दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे। तो आपने जब प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ लिया है तो आप अपने रीजन को भी समझ गए होंगे। उसको कहीं पर एक कॉपी पर लिख दो कि मैं इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। और दोस्तों यही हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपको पता चल जाए कि आप प्रोक्रेस्टिनेट किस वजह से कर रहे थे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो या फिर एक एम्प्लॉय हो, मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बात जरूर बोलता हूँ कि आपके पास में एक क्लियर और अचीवेबल गोल होना चाहिए। अचीवेबल का कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा गोल बनाओ जो एक्चुअली में लोग उसको पा पाए या फिर पॉसिबल करे या फिर कोई आपके जैसा कोई दूसरा पर्सन या आपसे पहले का कोई पर्सन उसको पा पाया हो। ऐसा मत सेट कर लो कि जैसे आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है, मैं चांद पर जाकर के जो है अपना घर बनाने वाला हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको अभी के लिए भूल जाओ। इन फ्यूचर में अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो तो वो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अचीवेबल गोल अपने दिमाग में एकदम क्लियर बना करके रखो और फिर उसको कहीं अपने एक अच्छी जगह पर लिखो, उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ो, उसके ब्रेक डाउन करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो गोल है वो आपको कैसे मिलेगा। ब्रेक डाउन करने से आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। सपोज करो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं डॉक्टर बनने के लिए क्या ही गोल लिखूंगा, मैंने सीधा कहीं दीवार पे लिख दिया डॉक्टर बनना है, बस हो गया। नहीं, आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी पर या कहीं भी आप लिखो आपको डॉक्टर बनना है। आप अभी किस क्लास में हो वो कंडीशन देखो। सपोज करिए मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, अब मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि मुझे 11th और 12th में पहले पीसीएम या पीसीबी, डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी लेना पड़ता है, तो पहले 11th 12th में पीसीबी लेना होगा। उसके बाद में मैं दूसरा गोल लिखूंगा, मुझे नीट के एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तीसरा गोल मैं लिखूंगा, मुझे नीट का एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर करना होगा। चौथा गोल, फिर मुझे अपने मन का जो है कॉलेज या फिर कोई सेंटर चाहिए होगा जहां पर एजुकेशन मुझे मिल सके डॉक्टरी की, यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकूं। फिर मुझे 5वां गोल लिखना पड़ेगा कि अब मैं आगे और कौन सी पढ़ाई करना चाहता हूं, जैसे एमबीबीएस के बाद में मुझे एमडी करना है कि नहीं करना है या फिर एक फिजिशियन बन के रहना है। तो यानी कि डॉक्टर बनने तक के सफर के लिए मैंने अपने गोल को बहुत सारे स्टेप में तोड़ दिया। इससे ये होता है कि आपको गोल अचीव करना बहुत ज्यादा आसान बन जाता है, प्लस आपके पास में क्लियर माइंडसेट होता है। यही चीज आप किसी भी बड़े गोल में रख करके देख लो, आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। इससे आपको एक क्लियर रोड मैप भी मिल जाता है और फटाफट से जो है अपने टास्कों को कंप्लीट कर लेते हो। अब जो आपने अपना ये गोल लिख लिया, उसके जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन कर दिए हैं, अब दोस्तों आपको करना ये है, आपको आइजनहोवर मैट्रिक्स का यूज करके आपको अपने गोल्स को या जो अपने टारगेट है उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, टास्क हैं, उनको इस आइजनहोवर मैट्रिक्स के अंदर सेट कर देना है। यानी कि आपका कौन सा ऐसा काम जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, या फिर ऐसा दूसरा काम जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, और साथ में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना तो अर्जेंट होते हैं। तो आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आइजनहोवर मैट्रिक्स। आप इसको डेली लाइफ में जो है बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म के गोल में भी इसको हमेशा सेट करके रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों के कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना, ये अर्जेंट भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। ऐसे ही अगर आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है जो कि कल परसों में देना है, तो वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही में अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो वो भी अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसका एक टाइम सेट होता है। इसके अलावा अगर जैसे कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाए तो ये भाई अर्जेंट भी होती है और इंपॉर्टेंट भी होती है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट तो काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो इस चीज को समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च आप आज ही से नहीं शुरू करोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। आप इसको कल परसों भी कर सकते हो, 2 4 10 दिनों बाद भी कर सकते हैं। आपको अपने सेमेस्टर के लिए
स्टडी शेड्यूल करना है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटी वाला क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए जिम ज्वाइन करना हो गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट। अगर आपको अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, स्कूल के प्रोफेसर से या टीचर से मिलना है तो हो सकता है वो बाद में भी चल जाएगा, ऑफिस आवर में ही मिलोगे। और हम लोग आते हैं तीसरी कैटेगरी पे जो अर्जेंट तो होता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप इनको करोगे तो जस्ट अभी कर लो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल, अगर आपको अपने क्लासमेट से नोट्स मांगने हैं, कोई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में अगर आपको लास्ट मिनट में ज्वाइन करना है, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड अपने फोन में या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी पे जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही तो अर्जेंट होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। दूसरा काम, ऑर्गेनाइज योर डिजिटल फाइल, जैसे अपने फोन में बैठ करके हम मेमोरी स्पेस वगैरह खाली क्या करते हैं। वीडियो गेम्स ना तो अर्जेंट होता है ना तो इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा होता, तो ऐसे कामों से तो हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी और अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो भी आपका जो वर्क स्पेस है वो हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। वर्क स्पेस कहने का मतलब आपकी अगर टेबल पे आप काम कर रहे हो या रूम पे काम कर रहे हो या फिर कोई शॉप ले रखी है, कोई हॉल है जहां पर आप काम करते हो, वो पूरी तरीके से वेल एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हम लोग बात करें स्टूडेंटों की तो देखो भाई, टेबल आप इतनी ऑर्गेनाइज करके रखो कि जब भी आपका पढ़ने का मन करे या जब आपका पढ़ने का टाइम हो तब आप पहले टेबल ना आप साफ कर रहे हो बैठ करके। तो टेबल को अगर आपको साफ करनी है तो उसको किसी मॉर्निंग टाइम में, ऐसे टाइम में कर लो जब आपका पढ़ने का काम ही नहीं है। तो इससे होगा ये कि जब भी आपका मन करेगा आप अपने टेबल को देखोगे, आराम से पढ़ने के लिए लग जाओगे। लेकिन सोचो वो वाली कंडीशन की जब आपका पढ़ने का मन कर रहा है और आपकी टेबल एकदम क्लटर से भरी हुई है, तब आपका मूड इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि आप सोचोगे अरे कौन ही करे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसीलिए अपने वर्क स्पेस को एकदम वेल ऑर्गेनाइज करके रखो। और अगर आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हो जो आपके फोन में डिजिटली होने वाला है या फिर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर पे कहीं भी होने वाला है, तो उसको भी एकदम वेल ऑर्गेनाइज करके रखो। ऐसी फालतू की टैब्स वगैरह या फिर कोई फोल्डर वगैरह या फिर कोई एप्स वगैरह हटा दो जो आपका टाइम खराब करते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं जब भी पीसी ऑन करता हूँ तो मुझे मूवीज़ वाला फोल्डर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मैं उसमें चला जाता था मूवीज़ देखने के लिए। या फिर कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले ये सर्च करने लग जाता हूँ कि आज कौन सा ट्रेलर लॉन्च हुआ है बढ़िया सा, तो मैं नए ट्रेलर के चक्कर में पड़ा रहता हूँ कि भाई पता चलता है कौन सी मूवी आ रही है। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि एक देखता हूँ, फिर दो देखता हूँ, फिर चार देखता हूँ, फिर उसके बारे में ओपिनियन देखता हूँ, फिर उसकी राय बनाने लग जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं किस काम से आया था। सो मैंने क्या करा, अपने फ़ोन से ऐसे सारे टैब्स हटा दिए जहाँ से मैं यूट्यूब खोल सकता हूँ। And our next step is time management technique. What is it? Pomodoro technique is the best technique to TMT यानी time management technique. So Pomodoro technique का यूज करो हमेशा ही। जो आपका फालतू का काम है वो इस पोमोडोरो के ब्रेक वाले टाइम में सेट करो। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो, पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं, फिर लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं। यानी कि जैसे जो पोमोडोरो टेक्निक का ज्यादातर यूज करते हैं वो बोलते हैं कि 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। लेकिन हम जानते हैं कि यार 25 मिनट में होता ही क्या है, तो हम इस टाइम को बढ़ा करके 1.5 घंटा कर लेते हैं या 1 घंटा कर लेते हैं, 55 मिनट कर लेते हैं। तो मैं यूजली स्टडी के टाइम पर 55 मिनट की पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद में फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ या 10 मिनट का भी लेता हूँ, फिर मैं 55 मिनट की स्टडी करता हूँ। इससे होता ये है कि मैं अपने माइंड को भी बहुत अच्छे से स्टडी भी उसके अंदर भर रहा होता हूँ, फिर जो ब्रेक करके जो उसका रिलैक्स है वो भी उसको दे रहा होता हूँ, तो पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा होता है। आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में मल्टीटास्किंग का ऑप्शन होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना, लेकिन भाई वो कंप्यूटर के लिए ठीक है, अपनी निजी लाइफ में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे कामों का जिम्मा उठा लेते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है तो मैथ लगाते समय गाने सुनने लग जाता है, या फिर कोई कुछ और करते समय न्यूज़ चला लेता है। अगर तो हमेशा कोशिश ये करा करो कि मल्टीटास्किंग से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करो। मल्टीटास्किंग हमारे हर एक काम में जो है डिफिशियंसी लेकर के आता ही आता है। अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम अपने किसी भी काम को 100% नहीं दे पाते हैं। आप अगर बहुत अच्छे हो तो 95% दे पाओगे, लेकिन 100% तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। एक बहुत ही फेमस रशियन प्रोवर्ब है, इफ यू चेज 2 rabbits at a time you will not catch either one. So guys, never multitasking, give your full attention to one work at a time. देखो, हम लोग जब भी कोई गोल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे मोहल्ले को या फिर जितने रिश्तेदार होते हैं उनको पहले से ही बता देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको अपने गोल को किसी को भी नहीं बताना है। आप सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन के लिए ऐसे पर्सन को चुनो जो आपको सही टाइम पर सही तरीके से गाइड कर सके। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी टीचर के बहुत ज्यादा करीब हो, आप अकाउंटेबिलिटी के लिए उन्हें चूज कर सकते हो। वो आपको सही टाइम पर मोटिवेट और अकाउंटेबिलिटी भी लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि अगर आप अपने पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताते हो तो वो आपको कभी भी सक्सेस होने का सही रास्ता नहीं बताएंगे, बल्कि आपके रास्ते में 1000 रोड
छोटे डालते जाएंगे। सपोज करो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं अभी क्लास 10th में हूँ, तो मुझसे कहेंगे क्लास 10th में तो तुम्हारे केवल इतने मार्क्स आए थे, तो आगे तुम कैसे डॉक्टर बन सकते हो। या फिर मान के चलो मेरे क्लास 10 में मार्क्स 80% आ भी गए या 90%, 89%, जितना भी आप मानना चाहे सपोज कर लो, और उसके बावजूद भी रिश्तेदार या मेरे दोस्त लोग हैं वो ये बोलेंगे कि भाई तू तो पढ़ता नहीं है, या फिर तेरे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, या तू चीज़ों को याद नहीं रख सकता, डॉक्टर में बहुत दिक्कत है, उसमें पैसा बहुत लगता है, उसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो कुछ भी करके मेरे को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहेंगे। और वहीं पर अगर मैं किसी अपने टीचर को बताता हूँ तो टीचर क्या करेगा, वो मुझे पहली बात तो सबसे सही गाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर से बेस्ट आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता। तो टीचर आपको सही बेस्ट गाइड करेगा, और अगर उसको नहीं गाइड करना आ रहा होगा तो वो तोफकी नहीं दिखाएगा कि भाई मुझे सब पता है, वो बोल देगा भाई इस फील्ड के बारे में मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। और यही चीज़ अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे तो उसको आता हो चाहे नहीं आता हो, वो आपको कोई ना कोई सलाह जरूर देने लग जाएगा। और अगर आप भटक गए तो आप बहुत ज़्यादा भटक गए। सो अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन के लिए किसी एक सही पर्सन को चुनो, और कोशिश करो अपने गोल्स के बारे में किसी को भी बताओ नहीं, केवल 2 लोगों को छोड़ करके, या तो आपके गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, या फिर आपके टीचर हो। तो हमने जो टारगेट सेट किया उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है हम गलत तरीके से कर रहे हो या फिर उस तरीके से प्रोसेस थोड़ी स्लो हो। सो हमें हमेशा रिफ्लेक्शन करते रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को पता रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, यानी कि ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम टेस्ट दे सकते हैं। अगर हम कोई और गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बहुत सारे टाइप के टेस्ट दे सकते हैं, या फिर उसको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, किसी से कोई दूसरा पर्सन हमें जज करके बता सकता है। और अगर कहीं पर कोई कमी निकलती है तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते रह सकते हैं। सपोज करो जैसे मैं सुबह उठ करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे सुबह पढ़ना सुटेबल नहीं है, क्योंकि मैं सुबह जब पढ़ता हूँ तो नींद में रहता हूँ। सो मेरी हैबिट नहीं बनी। मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, जबरदस्ती किताब खोल के बैठा रहता हूँ, बट वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं सुबह सो जाऊँगा, मैं रात को पढ़ लूँगा, लेकिन ये मुझे समझना है कि मेरे से क्या गलती हो रही, कहाँ गलती हो रही। तो उन चीज़ों को समझ करके मुझे एडजस्टमेंट करनी है, प्लस रिफ्लेक्शन करते रहना है, यानी कि अपनी प्रोसेस को जो है मेजर करते रहना है। मेजर करने के लिए आपकी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने फ़ोन में कौन कौन सी ऐप्स रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी स्टडी को, अपने जो सिलेबस है उन सबको हमेशा ट्रैक करते रहो, मेजर करते रहो, टाइम पर आपका जो है सारा सिलेबस भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखना, और इसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट से ओवरकम पा सकते हो। आपका जो भी काम है वो सही समय पर आप करने लग जाओगे, और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखते पाओगे। रिमेंबर, ओवरकमिंग फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ जर्नी। ये रातों रात नहीं हो जाएगा कि आज से जो है आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे और कल से एकदम से बदल गया। धीरे धीरे ये होगा, लेकिन होगा। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। इफ यू फाउंड these tips are helpful, don't forget to like and share this video, and also subscribe this channel for more similar content. Let's conquer procrastination together. Thanks for watching and see you again in the next video.